हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स जो भी बनाती है रिवर, एलुवियल, फैन, फ्लड प्लेन, डेल्टा, यहाँ तक डेल्टा तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, एस्चुरी भी पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में। ये आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, एक नया कंसेप्ट हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी में यूपीएससी का ध्यान अब उन चीज़ों की तरफ है जो कि उसने बहुत सालों से नहीं पूछे हैं क्वेश्चन। और यूपीएससी ज्योग्राफी को लेकर पिछले 5 साल से, इनफैक्ट लगभग 6-7 साल से सीरियस नहीं चल रहा है। तो अगर रिवर्ट बैक कराना अगर किसी भी साल ज्योग्राफी ने, तो वो बहुत तगड़ा रिवर्ट बैक करेगा और ज्योग्राफी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। लेकिन बात वो है कि आपको यहाँ पर लैंडफॉर्म्स वगैरह के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स अगर पता हों विद रिस्पेक्ट टू लिथोस्फीयर। 3 सेक्शंस करने होते हैं, 4 सेक्शंस करने होते हैं ज्योग्राफी में, यूपीएससी में। लिथोस्फीयर, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी। उसके अंदर जो लिथोस्फीयर है, बाकी सारी चीज़ें तो चलो आपको पता है। अब ये कास्ट टोपोग्राफी या फिर जो स्टैग्माइट, ये सब जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो खैर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। तो एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म क्रिएट करता है लाइमस्टोन रीजन में, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। नीचे से पानी ऐड करता है, ऊपर सरफेस पर कुछ प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से उधर की टोपोग्राफी बदल जाती है। तो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से लाइमस्टोन रीजन्स में जब टोपोग्राफी जो बनती है उसको हम लोग कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। समझते हैं। और इसको ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन रीजन में एक एक्टिव एजेंट होता है। कास्ट टोपोग्राफी बनती कैसी है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के रिएक्शन से ये सारी रॉक्स क्या हो जाती है? पानी के अंदर घुल जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, राइट। लाइमस्टोन टोपोग्राफी जैसे अगर आप बात करो वेस्टर्न स्लोवेनिया की, याद है वो रीजन्स जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ा था? स्लोवेनिया, चेकोस्लोवाकिया, जो अर्सवाइल यूएसएसआर के पार्ट थे पहले, उनके साथ जुड़े हुए थे, है ना। तो जो वेस्टर्न स्लोवेनिया है उधर जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी है, इट एक्सटेंड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन लेंथ एंड 80 किलोमीटर इन विड्थ, जिसको स्लेविक लैंग्वेज में बोला जाता है कास्ट। और वहीं से टर्म आया कास्ट टोपोग्राफी। आपको ये 480 और 80 याद नहीं रखना है, ये जो टर्म है वो आपको समझा रहा है। दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कास्ट एरिया जो बनता है वो बनता है नलर बार, विच इज़ लोकेटेड ऑन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। कास्ट रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रांस के सदर्न हिस्से में, स्पेन में, मेक्सिको में, जमाइका, वेस्टर्न क्यूबा, सेंट्रल न्यू गिनिया, श्रीलंका एंड म्यांमार। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं जरा ये होता क्या है। आपको ये स्ट्रक्चर दिखेंगे कैसे? ऊपर की जो सतह है वो चेंज होगी नीचे अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। अब ऊपर की सतह चेंज हो रही है कैसे? पहले ऊपर की जरा सतह देख लो कैसी है। ये देखो, ये हल्का सा उठ रहा है। एक प्रकार से आप ऐसा समझ जाओ जैसे पानी की वजह से फूल गया है या फिर इस पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे पूरे के पूरे लैंडफॉर्म पे। लेकिन आपको इसके लिए ज़रा ज़मीन के अंदर भी देख लेना चाहिए कि लैंडफॉर्म बने किस प्रकार से। तो देखो, जो इस ज़मीन में जो अंडरग्राउंड वाटर था वो क्या करता है, एक प्रकार से ऊपर वाली सतह को इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि उसकी जो मिट्टी है वो इन्वर्टेड तरीके से कीलों की फॉर्मेट में बन जाती है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, 2 तरह की कीलें होती हैं, एक जो नीचे से ऊपर उठ रही होती है, एक ऊपर से नीचे आ रही होती है।
अभी आप इसको ऐसा समझो, पत्थर की कीलें, ठीक है। अब पत्थर है, यहाँ पर रेत है। ये रेत और पत्थर आया कहाँ से? ये आया जो कि इस लैंडफॉर्म के नीचे था। ग्राउंड वाटर ने जिस प्रकार से रिएक्ट करा, तो ये पानी ने बड़े सारे सालों के अंदर, सैकड़ों सालों के अंदर, हजारों सालों के अंदर इस प्रकार के ये पत्थर, पत्थर की टीले और पत्थर के कुछ कीले, मिट्टी के कीले, ये खड़ी कर देते नीचे से एक ऊपर, और एक होता है इन्वर्टेड ऊपर से नीचे। ये होता है कास्ट टोपोग्राफी। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जिसको हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि इनमें क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, क्या कुछ नमक का सोर्स होता है ये, क्या कोई मिनरल का सोर्स होता है, क्या हो सकता है इनसे, ठीक है। ये है कास्ट टोपोग्राफी। ये कास्ट एरियाज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं भारत के अंदर? वेस्टर्न बिहार में गुप्ता धाम केव्स, अभी तक तो आपने इतना तो देख ही लिया, ये केव्स या हिल जैसी जगह के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं ना। तो आप देखना सारे के सारे केव्स और हिल्स ही हैं इंडिया के अंदर। उत्तराखंड में रॉबर्ट केव, तबकेश्वर टेम्पल। अब देखना तबकेश्वर टेम्पल के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको जरा। ठीक है, तबकेश्वर टेम्पल, उत्तराखंड। अंदर चलते हैं इसके मंदिर के गुफा में। ऊपर देख रहे हो, ये किसकी वजह से हुआ? ग्राउंड वाटर की वजह से। पानी जो ऊपर ऊपर की तरफ भरा हुआ था, उसने क्या करा? नीचे चट्टानों को इस प्रकार से धकेलने की कोशिश करी, जिससे इस प्रकार के ये लटके हुए स्ट्रक्चर्स आ गए यहां पर। ये देखो, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर पांडव केव्स, पचमढ़ी हिल्स। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर बोला जाता है, ठीक है, ठंडी जगह है काफ़ी। बस्तार डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, कुतुमसार, एंड आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, बोरा केव्स, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे कुछ डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की जो कि नदियाँ बनाती हैं। अब कुछ बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नदी क्या करेंगी? बिगाड़ेंगी यहाँ पर, है ना, लैंडफॉर्म को, और फिर कोई एक नया लैंडफॉर्म इमर्ज होकर आएगा। अब बड़े सारे जो इरोजन होता है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे? बारिश का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है और वो लाइमस्टोन रीजन के अंदर एंटर करता है, तो वो ज़्यादातर लाइमस्टोन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उसको चटका कर रख देता है, टुकड़ों में बिखेर के रख देता है। एज अ रिजल्ट लैंडफॉर्म्स सच एज टेरा रोजा, लैपीस, सिंकहोल्स, सोलो होल्स, डोलाइंस, उवालास, पॉलिस, केव्स और कैवर्न्स, ये बनते हैं। हम आराम से समझते हैं इनको। तो जो टेरा रोसा है, हम इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ अ इटालियन टर्म फॉर रेड सॉइल, और उसको आप कैसे समझ सकते हो? थ्रू द टर्म रोज। गुलाब कैसा होता है? रेड कलर का। जो रेड क्ले सॉइल की जो डिपोजिशन होती है अर्थ के सरफेस पे, वो कैसे होती है? इट इज ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन कंटेंट इन द रॉक्स। अब ये कैसे? सॉइल की जो रेडनेस होती है लाइमस्टोन रॉक्स में, लाइमस्टोन रीजन्स में, उन सॉइल में होता है आयरन ऑक्साइड। और एक रूल हमने पढ़ा था ना, पानी अगर कभी भी ऐसी चट्टानों के साथ रिएक्ट कर रहा है जहां पर उन पत्थरों के अंदर कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है,
कलर बदलेगा वो अपना कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। ऑक्सीडेशन और ये सब पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो, है ना? वापस आओ। लाइमस्टोन रीजन्स में जो ये जो रॉक्स होती हैं, जो सॉइल्स होती हैं, रेड इसलिए होती हैं बिकॉज वहां पर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है टेरा रोसा लैंडफॉर्म, जहां पर आपको रेड सॉइल देखने को मिलता है। और रेड सॉइल किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जब लाइमस्टोन का डिसोल्यूशन होता है, मतलब वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, उसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करके उस पूरे के पूरे रीजन को रेड बनाता है। और फिर ये जो सॉइल होती है ये किसी किसी चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव होती है, किसी किसी चीज़ों के लिए अनप्रोटेक्टिव होती है। वो मैं सॉइल्स वाले चैप्टर जो अपना 10th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर आएगा एनसीईआरटी में, मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा। कि आपने सुना होगा ना, जैसे 10th क्लास आपको एसएसटी थोड़ी सी अगर याद हो, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होते हैं ब्लैक सॉइल में, है ना, ब्राउन सॉइल में, क्लेई सॉइल में और रेड सॉइल में। तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन टेरा रोसा समझ में आया? पहले आप मुझे बताओ क्या होता है रेड सॉइल, और रेड सॉइल बनता कैसे है, कौन से रीजन्स में बनता है, जहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें हो? लाइमस्टोन। और क्यों? बिकॉज वहाँ पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। और किसके साथ रिएक्ट करता है? पानी के साथ। अल्टीमेटली पूरा का पूरा रीजन कैसी शेप ले रहता है, कैसी मिट्टी बन जाती है? रेडिश। उसके बाद लैपिस। जब ग्राउंड वाटर के रिएक्शन की वजह से, अब रिएक्शन तो यहाँ पर ऐसा मत करो, या फिर आप कह लो कि ग्राउंड वाटर की फोर्स की वजह से या ग्राउंड वाटर की प्रेजेंस की वजह से, जब लाइमस्टोन रॉक्स जो हैं वो तितर बितर होकर इधर उधर फैल जाए, उनमें एक दरार पड़ जाए और वो एक जॉइंट की तरह एक इरेगुलर स्ट्रक्चर वो बनाए एक टोपोग्राफी पे, वो जॉइंट नहीं एक दूसरे से, वो एक रीजन में बहुत सारे फैल रखे हैं और एक लाइमस्टोन रॉक्स के जॉइंट्स बनाने, ब्लॉक्स बना रहे हैं छोटे छोटे। तो उसकी वजह से लॉन्ग फरोज, बड़े बड़े जो गड्ढे हैं ऐसे इस प्रकार के, वो देखने को आपको मिल सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज लैपिस। यहां पर आपने देख लिया, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं जरा इसकी इमेज। ये देखो, ये पहले पूरा रीजन कैसे हुआ करता होगा? एक सिंगल ब्लॉक टूट क्यों गया? कहां चले गए बीच के पत्थर? डिसॉल्व हो गए। कहां डिसॉल्व हो गए? पानी में। क्यों? इतने कमजोर थे क्या? यस, क्योंकि ये किससे बने थे? लाइमस्टोन से। ज़्यादा ग्राउंड वाटर का रिएक्शन हो तो कुछ ऐसे भी बन सकते हैं और छोटे छोटे टूट रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हो ना, ये अस्तित्व इनका यहाँ पर खत्म हो रहा है। क्या बोलते हैं हम इनको? लैपिस। और टूटेंगे तो ये देखो, यानी कि एक टाइम के बाद ये पूरे के पूरे गायब हो सकते हैं। लैपिस तो सिर्फ इनका एक ट्रेस है, एक अस्तित्व है, एक स्केलेटन है इनका। बताओ, ठीक है? लैपिस और टेरा रोसा समझ में आया? पहले आपको बताऊं, फिर बात करते हैं सिंक होल्स की। एक फनल शेप डिप्रेशन जो है वो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक। एक जगह में पानी तो हर जगह से वैसे रिएक्ट कर रहा है, एक जगह में
लाइमस्टोन रॉक ना ही चटकता है, ना ही टूटता है, ना ही टोपोग्राफी को उबड़ खाबड़ करता है, वो एक होल बना लेता है, ठीक है, और एक ही जगह को स्ट्राइक करता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये होल बनने के पीछे रीजन क्या है? डेफिनेटली इस जगह की टोपोग्राफी जो है लाइमस्टोन के कंटेक्स्ट में वो क्या होगी? काफी ज्यादा वेरी वीक। तभी तो आसपास कहीं छोटे बड़े भी छेद नहीं हुए, सिर्फ यही एक होल हुआ। टोपोग्राफी काफी वीक थी। और याद है मैंने इसके पीछे आपको एक रीजन भी बताया था। वैसे कभी कभार ये होता है कि वो वेव एक्शन या कोई पानी का एक्शन, वो याद है कि इधर डेफिनेटली इस पॉइंट पे स्ट्राइक होकर वो गिरता है जो बार बार एक ही जगह पर। अब ये भी हो सकता है ये एक लाइमस्टोन रीजन हो कुछ ऐसा नीचे, पानी की बूंद लगातार टप 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 करते करते कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, हजारों सालों तक एक ही रीजन में पड़ती रही हो, पड़ती रही हो, पड़ती रही हो। अब वो लाइमस्टोन के अंदर वो एक गड्ढा हो गया। और एवरेज डेप्थ कितनी होती है ऐसे सिंकहोल्स की? 3 to 9 मीटर्स। दुनिया का सबसे डीपेस्ट सिंकहोल आपको मिलेगा चाइना के शियानोजाई तेंगक्यांग रीजन में, 2172 फीट का। और इलिनॉइस रीजन में देयर आर मोर देन 15,000 सिंकहोल्स। ये देखो, रोड भी कभी कभार ऐसे धंस जाती है जैसे सड़कें चली जाती है नीचे, है ना? कच्ची जमीन, कच्ची सड़क होती है, उनमें भी गड्ढा हो जाता है। सिंकहोल जैसा इन्होंने बनाया है प्रॉपर, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इसलिए मैं आपको गूगल इमेज से दिखा रहा हूँ कि कैसा भी हो सकता है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ऐसा तो सर हमने स्ट्रक्चर माइनिंग की वजह से भी देखा, किसी किसी माइनिंग साइट पे भी देखा है। अगर यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन और फिर कोई गड्ढा क्रिएट हो, आप उसको सिंकहोल नहीं बोलोगे। नेचुरल तरीके से अगर जो क्रिएट हो, जो डिप्रेशन क्रिएट हो, उसको आप सिंकहोल बोलते हो। अब इंसानों ने ये करा होगा चाइना के अंदर बैठ के 2172 फीट का गड्ढा खोद डाला होगा। अब बात करते हैं केव्स और कैबिन्स के बारे में। केव्स और कैबिन्स आर सब टेरेरियन फीचर्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी की एक प्रकार है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कास्ट टोपोग्राफी काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती है। अब आप सुनो, जो केव होते हैं आपको पता है ना, वो वाटर के वजह से बनते हैं एज एन इरोजनल एजेंट। याद है वो एक बड़े से पत्थर पर पानी बार बार स्ट्राइक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और उसका दरवाज़ा खोल देता है। अंदर जाके फर्दर पानी रिएक्ट करता है और अलग 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 प्रकार के इधर उधर पत्थरों को तितर बितर करता है ना? तो केव्स आर हॉलोज, ऐसे छेद हैं, ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे डोर्स हैं, डेट आर फाउंड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है, इट टर्न्स इनटू कार्बोनिक एसिड आफ्टर इट्स रिएक्शन विद वाटर, तो वहाँ की जो रॉक होती है वो हो जाती है पोरस, वो हो जाती है वीक, जिसकी वजह से एक हिस्सा उस पूरे के पूरे चट्टान का टूट पड़ता है। अलग अलग प्रकार के केव्स, अलग अलग साइज के केव्स हो सकते हैं, ठीक है? याद है आपको नेचुरल केव्स में बुद्धिस्ट और जैना मंक्स रहते थे, है ना? अब एक कैवर्न्स क्या होते हैं? कैवर्न्स भी एक प्रकार के केव्स होते हैं, लेकिन जब आप उसकी सतह पर पैर रखते हो तो फ्लोर काफ़ी इरेगुलर है। यानी कि केव्स के अंदर जो पानी है उसने इस रास्ते को तो कुछ नहीं करा, लेकिन आसपास जो ये चट्टानें थी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करा। केवर्न्स के अंदर
वो है केवी। अब वो डिपेंड करता है कि वाटर एक्शन कैसा है हुआ है वहाँ पर, पानी कितनी भारी भरकम मात्रा में घुसा है, कितने सालों से पानी से वो बेसिकली वो जगह जो है वो भरी हुई है, वहाँ पर किस प्रकार के पत्थर हैं, ठीक है, वो लाइमस्टोन है या किसी और प्रकार का पत्थर है, और उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है। तो जहाँ पर इरेगुलर तरीके से पत्थर ऊबड़ खाबड़ होकर बिल्कुल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह देखने को मिलते हैं, तो वो केव्स ना रहकर केवन्स बन जाते हैं। गुप्ता धाम केव्स जो है वेस्टर्न बिहार के अंदर, वो इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप केव देखो, आपको यहाँ की ज़मीन कुछ ऊबड़ खाबड़ लग रही है क्या? बिल्कुल बताओ, चलने लायक है, सपाचट है बिल्कुल, ऊबड़ खाबड़ क्या लग रहा है? ये आसपास की ये पत्थर वगैरह है ना, पानी ने ये जो हॉलो क्रिएट करा यहाँ पर इरोजनल एजेंट की तरह, फिर हवा भी रिएक्ट कर रही थी, और हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोनिक एसिड में हो सकता है, जिसकी वजह से रॉक्स वीक हो गई। ये पत्थर यहाँ पर कैसे आए? ये ऊपर से गिरे हुए पत्थर है, राइट, है ना, या फिर इस जगह पर जो भी पत्थर होंगे पानी ने और कार्बोनिक एसिड की वजह से वो गल गल कर क्या बन गए? वो रेत बन गए। लेकिन केव में फ्लोर को देखो आप एक बारी, ठीक है, ये लोग देखो, लोग खड़े हुए हैं और फ्लोर देखो कितना बड़ा फ्लोर है, लेकिन इवन फ्लोर है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो फ्लोर इवन है कि नहीं है? बताओ फिर से, यहां पर है ना, यहां देखो इवन फ्लोर है, चलने लायक वैसा ही है ना, बिल्कुल फ्लैट टाइप सा, हल्का फुल्का तो देखो ऊपर नीचे मिलेगा आपको। लेकिन अब कैबिन दिखाता हूं, कैबिन के अंदर मान लो कि जो लैंडफॉर्म होता है वो इवन नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा रग्ड होता है। और ये सिर्फ एंट्री पॉइंट में नहीं, ये आपको पूरा का पूरा एंड तक ऐसे ही देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये देखो, ये ब्रॉडर कैटेगरी में किसकी आती हैं? आज आपने क्या सीखा पहली बार? केव और केवन किसकी ब्रॉडर कैटेगरी में आते हैं? कैसी टोपोग्राफी? कास्ट टोपोग्राफी। और कास्ट किसको कहते हैं? कास्ट टोपोग्राफी किसको कहते हैं? जब पानी क्या करे या कोई भी एजेंट क्या करे, या तो वो ग्राउंड वाटर या वाटर की प्रेजेंस की वजह से कुछ चीज़ें डिपॉजिट कर दे या इरोड कर दे और नए लैंडफॉर्म्स बना रहा हो, है ना, या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और साइड की जो सरफेस होगी, जो रॉक्स होगी, उनको तोड़ तोड़ के उनको इरेगुलर स्ट्रक्चर देंगे। अब ये केव है कि कैबिन है? बताओ। कैबिन है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है काफ़ी रख है। इधर देखो आप, ये जो फ्लोर है बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन ये देखो आसपास कितना ज़्यादा रग्ड है। स्ट्रक्चर भी काफ़ी रग्ड होते हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है? केव है कि कैबिन है? कैबिन है। ये केव है कि कैबिन है? ये केव है कि कैबिन? केव है। साइड के तो देखो होंगे, अरे वो तो एक रास्ता उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बना रखा है ये अच्छा, ये बता दो चलो यार, केव है ना? ये ये
केव है। और अल्टीमेटली ये दोनों जो हैं केव और कैबिन है, और वो कैसे प्रकार की टोपोग्राफी है ये सब, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है। और गुप्ता धाम केव्स के बारे में कह रहा था मैं आपसे, बिहार में। गुप्ता धाम केव्स, ये देख रहे हैं अब तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं यहाँ पर आसपास, लेकिन ये फिर भी आप ये देखोगे तो आप इसको क्या कहोगे, ये जो बना है कास्ट टोपोग्राफी है ना। मयूर भूल भुलैया के छोटे पंडित, क्या थी? अच्छा अच्छा, हाँ इससे भी पतली होगी है ना। अच्छा, सांस आती है वहाँ पे प्रॉपर? अच्छा, फिर से बताऊँ? देखो, कास्ट टोपोग्राफी ना बेसिकली आशिमा क्या है कि वो पानी जब भी किसी भी पत्थर पर रिएक्ट करेगा, रूल ये है श्रेया, क्या रूल है कि वो पत्थर कैसे होने चाहिए? लाइमस्टोन। तो क्या करेगा, ध्यान से समझना आशिमा, ये एक पत्थर, लाइमस्टोन की पहले शक्ल देख लो कैसे दिखता है, ध्यान से इसको अपनी नज़रों में बसाओ पहले आप लोग। लाइमस्टोन को देखो सबसे पहले, ये है लाइमस्टोन, ठीक है, ये है लाइमस्टोन। और एक मैं प्रॉपर अगर आपको दिखाऊं तो इसको मान लो मैं कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर चाह रहा हूँ, अब मैंने इजिप्ट में थोड़ी दिखाऊंगा कास्ट टोपोग्राफी। लाइमस्टोन रॉक, परफेक्ट, इसको देखो, दिखा ये रीजन आशिमा? ये आपको ना अगर बहुत साल पहले अगर आप इसको देखते, इसको लाइमस्टोन ये जो है वर्ल्ड में बहुत जगह, बहुत कम जगह, मतलब मान लो कि 0.1% शायद से ही आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, लेकिन आप इनको कुछ टाइम पहले अगर देखते, अब ये कौन से कलर के दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं ग्रेश कलर के, तो मैं आपको यहाँ पर ग्रे कलर यूज़ करके ऐसा दिखाता हूँ। ये भी ऐसी एक ब्लॉक की रेंज बनाते हैं, ठीक है, बनाते थे, ठीक है, यही है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिकली क्या करता है, हल्का सा भी अगर इसके ऊपर पानी गिरे ना, इसके अंदर बहुत ही जल्दी यहां गिरा पानी, यहाँ 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 यहाँ, बहुत ही जल्दी लाइमस्टोन के अंदर वेरी गुड दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती, जिस जगह पर पानी भरा होता है। अब होगा क्या, ये देखो इस डायग्राम को, अब यहां देखो, कुछ टाइम के बाद ये बन जाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करते रहते हैं ना आशिमा पानी के साथ, पानी तो रुकेगा नहीं, तो ये मत भूलो
कि ये बेसिकली खड़े तो किसी ना किसी ग्राउंड पे ही है ना। अब चाहे वो ग्रासी रीजन हो या सिर्फ वहां पर मिट्टी हो, मैंने दोनों तरह के रीजन बना के दिखा दिया ना। चाहे ग्रासी लैंड हो, ग्रासेस हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो, जो मर्जी हो वहां पर, और मिट्टी हो। लेकिन पानी के इस कॉन्टिन्यूस एक्शन की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ, अब आप जाओ इसके नीचे, यहां पर पूरा का पूरा, अब मैं नीचे की साइड ये बना रहा हूं, इधर आ जाओ, यहां पर पूरा का पूरा ऐसा है चेंबर होगा मिट्टी का, जमीन के नीचे से मिट्टी क्लियर होती है ना, ये वाली होती है इसमें कि नहीं होती, कि झूठ बोल रहा हूं मैं? उसकी वजह से पानी जो भरा हुआ है यहां पर, अब लाइमस्टोन है तो दम है नहीं, ऊपर से तो टूट ही गए हैं, नीचे जो जिस मिट्टी पर, जिस जमीन पर, जिस सतह पर ये खड़े हुए थे, उसकी मिट्टी को भी कुछ ऐसी शेप दे देते हैं। अब एक तो यहां से दे दी, प्लस जो पानी अंदर भरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, नीचे की मिट्टी के अंदर भी कोई ज्यादा दम तो है नहीं, तो वो आसपास की मिट्टी को भी ये तोड़कर रख देता है। और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा शेप ले लेता है, नाम ले लेता है, इन द फॉर्म ऑफ केव और कैविन। लेकिन अभी मुझे ये पहले बताना आपको बाकी है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ये कीलो को क्या कहते हैं। और ये जो सारा का सारा, ये जो सारे स्ट्रक्चर बने ना आशिमा, ये सारे के सारे कॉमन टर्म के अंदर डिनोट करे जाते हैं, कार्स्ट, KRST। यानी कि अभी तक आप कास्ट टोपोग्राफी में आप लोग क्या क्या वर्ड सीख चुके हो? ये कास्ट टोपोग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। पत्थर लाइमस्टोन भी हो सकता है, डोलोमाइट भी हो सकता है, जिप्सम भी हो सकता है, ओके। और अंडरग्राउंड वाटर के साथ अगर एक्ट करेगा, अगर ये मतलब ऐसे रीजन्स में जब ये पानी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है, लाइमस्टोन रीजन में वो घुल रहा है और वो डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइमस्टोन रीजन को, बड़े अलग अलग प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो सारे कास्ट टोपोग्राफी के ही पार्ट हैं। टेरा रोसा, लेपीज, सिंकहोल, सोलो होल्स, डोलाइंस, ओवालास, पॉलीस, केव्स, कैवर्न्स। समझ गए? अब समझ में आया शिवा? रूल क्या है? पत्थर ठोस नहीं होने चाहिए, और ठोस पत्थर कौन कौन से नहीं होते हैं? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम जैसे पत्थर, राइट। ऑल टाइप्स ऑफ डिपो, हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं कर रहा, अगर कर लिया होता तो कीले टूट टूट के नीचे गिर गई होती। टूटेंगी तो सही, लेकिन टिकी हुई हैं। अच्छा, आपने देखा होगा इस प्रकार की कीले, हालांकि ये प्रोसेस तो अभी यहाँ पर हो रहा है लाइमस्टोन रीजन के साथ, बर्फ में भी ज़्यादा दम कहाँ होती है? बर्फीले
जगहों पर भी जैसे हम जाते हैं, ऋषिकेश गए, कुल्लू गए, और ऋषिकेश कह रहा हूँ सॉरी, रोहतांग गए, कुल्लू जा रहे हो, आप मनाली जा रहे हो, उधर ऑटोमेटिकली ऐसी बर्फ़ की गुफाएं बन जाती हैं। बहुत बार लोग बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं, आप पता चला अपनी जर्नी से 3 दिन के बाद पहाड़ों से उतर के नीचे और वो केव पूरी की पूरी गिरी हुई है, या खबर आ गई कि 4 लौंडे यहाँ धस के मर गए। अंदर आपने देखा होगा बर्फ़ के अंदर भी इस प्रकार की कीड़े लगी रहती हैं, है ना। ये बनती हैं जो ऊपर जो ग्राउंड है ना, उससे जो पानी टपक रहा है और वो लैंडफॉर्म को डिग्रेड कर रहा है। तो ये एक्चुअली एक प्रकार का मयूर डिग्रेडेशन है। क्यों? एक चीज मत भूलो, बिकॉज पानी यहां पर क्या काम कर रहा है, इरोजनल एजेंट का। इस मतलब मैं किलो के फॉर्म में बता रहा हूं ये आपको, हमेशा इसको ओरिजिनल एजेंट मत लेना, क्योंकि जब कास्ट टोपोग्राफी जब आपने ऊपर पढ़ा था तब हम वो डिपोजिशन लैंडफॉर्म के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे उसको। दोनों जगह से काम करता है, डिपेंडिंग ऑन द कि आप कौन सा इसमें से फीचर सोच रहे हो। क्योंकि देखो ये कीले अगर गिर रही है तो नीचे डिपॉजिट भी तो हो रही है, समझ गए। जो ये अगर इरेगुलर, जो केव और केबिन में क्या डिफरेंस है, पाथ का, फ्लोर का। जो इरेगुलर फ्लोर है केवेंस के, वो क्यों बने, ऊपर से पत्थर तो टूट टूट के गिरे हैं, तभी तो रास्ता ऐसे ऊपर खापड़ हो गया, राइट। और ऊपर से अगर नहीं भी गिरे हैं तो वो पूरे का पूरे चट्टान था, पानी जो है वो लिमिटेड जगह से रास्ता बना बना कर निकला है। अब सारे तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं केव्स में और केबिन्स में, उनको कलेक्टिवली आप कहते हो, याद रखना है नया टर्म है आपके लिए, स्पीलियोथेम्स। स्पीलियोथेम्स। जितने तरह के डिपॉजिट आपको देखने को मिल रही है, मैं नाम अभी भी नहीं दूंगा, लेकिन आपको बगल में अब तो दिख ही रहा होगा, स्टैलेग्माइट, पिलर, केव वॉल, रॉक्स, पाथ, स्टोन्स, पेबल्स, लिटिल वाटर, स्टैलेक्टाइट, ये सारे के सारे एक कॉमन एम्ब्रेला टर्म के अंदर क्या होते हैं, स्पीलियोथेम्स। और ये फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ट्रेवर्टाइन्स, टूफा एंड ड्रिपस्टोन्स। और दुनिया के अलग अलग कोनों में आपको और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक सोलो होल्स, ओवालास, डोलिन्स, पॉलिस। ये कुछ दूसरे इरोजनल फीचर्स हैं कास्ट रीजन्स के। आप एक बार के लिए इसको देखो पहले, ट्रेवर्टीन। ट्रेवर्टीन में क्या होता है कि आपकी ना ऐसे लेडर बन जाती है, स्टेप बाय स्टेप बन जाती है। जैसे ये देख लो आप इसको, ये यहां पर क्या हुआ, पत्थर टूटा नहीं, बीच में से उबड़ खाबड़ नहीं हुआ है, प्रॉपर ही वो ब्लॉक्स जो हैं वो स्टेप्स बना लेते हैं। ये होता है ट्रेवर्टीन। फिर है टूफा। टूफा के अंदर जो कीलें होती हैं वो शार्प नहीं होती हैं। वो इस वजह से नहीं होती है, टूफा ना एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया होता है जो वो पत्थर के अंदर छेद हो जाते हैं, फिर वो झड़ता बहुत है। आई रिपीट, उस पत्थर के अंदर छेद बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो झड़ता बहुत है। ये ज़्यादा पोरस पत्थर होते हैं एज कंपेयर टू आसपास जितने लाइमस्टोन रॉक्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पानी रिस रिस के इजली के अंदर घुसता है और वो बना देता है टूफा रॉक। याद है मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको वो बता रहा था प्यूमिस स्टोन के बारे में, जो ऐसे छेद कर बैठते हैं, है ना, गड्ढे बनाते हुए वो बेकार हो जाता है पत्थर। जिस भी प्यूमिस स्टोन के अंदर आपके बाथरूम में जैसे छेद हो रखे हो ना ऐसे पत्थर के अंदर, आप कभी उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाना, वो 2 हिस्सों में टुकड़े होकर टूट जाएगा। बस सिर्फ खड़े हो जाना उसके ऊपर एड़िया रखकर, वो टूट जाएगा। दम नहीं होती क्योंकि उसके अंदर वो खोखला हो चुका है। ऐसे ही होते हैं, सबसे ज़्यादा खोखले यही होते हैं। इसके अलावा
ड्रिप स्टोन्स। ड्रिप स्टोन्स ये हैं आपकी और कीले। अब इनको देखो एक नाम दिया जाता है, अम्ब्रेला टर्म वैसे ये है स्टेलेक्टाइट, जो ऊपर से कीले लटक रही हैं, जो नीचे से आ रही हैं उसको आप कहते हो स्टेलेग्माइट। जो कील लटक नहीं रही है ना ऊपर से ना नीचे से, वो पूरा का पूरा एक ग्राउंड से लेकर ऊपर वाले सीलिंग तक वो एक ही कील है, उसको कहते हैं पिलर ऑफ द केव या केविन। ड्रिप स्टोन के अंदर क्या होता है, ये कीलें काफी नीचे तक लटक रही होती है, बस ग्राउंड को टच नहीं कर पाती है, काफी नीचे तक, बस टूटने की कगार पर होती है। नीचे से भी ऊपर से भी बहुत लंबी लंबी होती है। ये ऐसे स्टेलेग्माइट हैं या ऐसे स्टेलेक्टाइट हैं जिनकी लेंथ काफी होती है, लेकिन होते ही एक प्रकार के स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट ही हैं। ये देखो ऑलमोस्ट ये मयूरी से टच करने की कगार पर है ना, ऑलमोस्ट पानी को ऊपर से ही आ रहा है ना, लेकिन कर नहीं रहा। ये क्या है बीच में, पिलर। और ये देखो इसके पीछे जो है ये भी ऑलमोस्ट टच करने की कगार पे है, ऑलमोस्ट। ये लंबी कीलें होती हैं, जैसे कि आप यहां देखो। ठीक है, उसके बाद सोलो होल्स। ये होते हैं सोलो होल्स, ग्राउंड वाटर इरोजनल लैंडफॉर्म, कास्ट टोपोग्राफी का ही पार्ट है। ओवालास, ओवाला एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो पहले चारों साइड से पूरा जुड़ा हुआ था, इस जगह का इरोजन होते 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 अभी गायब हो गया और एक जगह पर आर्क बना लेता है। एक जगह पर क्या बना लेता है, आर्क बना लेता है। जैसे अभी यहां पे इरोड होना शुरू हुआ, अभी अगर पूरा इस रीजन में इरोड होता चलेगा होता चलेगा होता चलेगा, तो ऐसे ही लगेगा कि ऊपर वाला रीजन जैसे एक पहाड़ी साइड पर है, नीचे वाला धंस गया पूरा का पूरा। नहीं ये नहीं होता, यही होता है, आप इसको समझ के देखिए। फिर है यहां पर देख लो डोलाइन। नहीं वो डोलोमाइट होता है। डोलाइन के अंदर भी ये एक इरोजनल एजेंट ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है। यहां पर जो ब्लॉक होता है टूट टूट के अंदर की तरफ चला जाता है ऐसे। ऊपर जो सतह होती है यानी कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, नीचे गैप काफ़ी था, कुछ टिकाने के लिए नहीं था, तो एक जो है वो सतह नीचे चली जाती है। वो होल नहीं बनाता, अगर होल बना रहा होता वो सॉलो होल या सिंक होल होता, वो बस नीचे चला गया। जिस जिस जगह से पत्थर जो है वो बेकार थे, वो टूटे हुए थे। फिर है पोलिस। ये भी एक प्रकार के डिप्रेशन होते हैं, लाइक दिस। अब इसमें अगर पानी भरेगा तो एक लेक की फॉर्मेट ले सकता है ये, बिल्कुल। तो सारे के सारे कास्ट टोपोग्राफी, बस वो आपको एक्स्ट्रा नाम दे रहा है। इतने हायर लेवल पे नहीं पढ़ना आपको, लेकिन आपने पढ़ लिया और मैंने आपको
दिखा दिया डायग्राम वगैरह। हायर स्टैंडर्ड के अंदर हम और जान लेंगे इन सब के बारे में, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है 9th क्लास के स्टैंडर्ड से। हैं सारे के सारे कास्ट टोपोग्राफी, और आपको ऐसा बस एक नाम आ सकता है कि ये स्पीलोथर्म्स, ट्रेवर्टीज, टूफा, ड्रिपस्टोन्स, सोलो होल्स, ओवालास, टोलिन्स और पोलिस, ये क्या हैं? ये कास्ट टोपोग्राफी है। बने कैसे हैं, किसकी वजह से? ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से। ग्राउंड वाटर वाज एक्टिंग एज अ डिपोजिशनल एजेंट या फिर इरोजनल एजेंट? इरोजनल एजेंट। बर्बाद कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ बना तो नहीं रहे हैं। अब आपको पता है केव्स के अंदर रहने वाले जो भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, दे लूज देयर सेंस ऑफ साइट, दिखता नहीं है इतनी दूर दूर तक इतने अंधेरे में, तो दे डेवलप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉन्ग एंटीनास टू कंपनसेट द लॉस ऑफ साइट। अब ये खुद से डेवलप नहीं कर लेते हैं कि इन्होंने कोई इच्छा करी और वो एंटीना आ गए, इनका इवोल्यूशनरी फीचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे बैट्स भी रात में ऐसे ही शिकार करते हैं ना, क्योंकि केव्स में वो टंगे रहते हैं, वैसे उल्टे केव्स में ही सोते हैं जल्दी जनरली बैट्स। जिन जगह पर केव्स होते हैं वहाँ बैट मिलते हैं आपको, चमगादड़। आज मैं चीज़ पता ना तेरे को, उल्टा लटक के सोता है। नहीं, उल्लू रात को जागता है, वो उल्टा नहीं सोता वो। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब वो कह रहा है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट अ वैरायटी ऑफ डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑन द फ्लोर, सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ केव्स एंड कैवर्न्स ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी। अब वो क्या होते हैं? स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और कॉलम या फिर पिलर्स। जब पानी के अंदर डिजॉर्ब कैल्साइट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये आया कहां से? ये घुला कहां से कैल्साइट इसके अंदर? वेरी गुड। जो ऊपर जो लाइमस्टोन टूट के गिरा ना, ऊपर जो बारिश वगैरह ये जो पानी का एक्शन हो रहा था, कैल्साइट क्रिस्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लाइमस्टोन भी हो सकता है, मतलब, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। जैसे आप इसको देखो, ये कैल्साइट मिल रहा है, ध्यान से देख लो इसकी फोटो एक बारी, बिल्कुल ध्यान से देखो। देख लिया? अब लाइमस्टोन देखो, मिनरल डिपोजिशन लग रहा है, वन एंड द सेम थिंग, बिल्कुल पास, क्लोजली रिलेटेड। ये होता है कैल्साइट मिनरल। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक ये पत्थर के बारे में बता रहा था, वो लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट और जिप्सम। तो यहाँ पर ये देख लो, डोलोमाइट और जिप्सम। उससे बनती है, ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी होती हैं ना, क्योंकि हाँ, प्लेन तरीके से अगर आप बोलो कि जो रॉ तरीके से बोरी अगर आ रही है उसकी, तो हाँ, वो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ खैर, इसको छोड़ो, वापस आओ यहाँ पर। जो पानी होता है, जब उसके अंदर डिजॉल्व कैल्साइट है या कैल्शियम कार्बोनेट है, विच कम्स फ्रॉम इधर लाइमस्टोन रॉक्स या डोलोमाइट या जिप्सम रॉक्स,
जिनका ऊपर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। वाटर जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है एंड द रिमेनिंग कैल्साइट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग। आप समझ गए, ये जो चीज़ें लटक रही हैं क्या लटक रही हैं, ग्राउंड वाटर में रिश्ते 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 ऊपर की साइड पर जिस भी प्रकार का पत्थर होता है वो नीचे आ गया होता है ना। यानी कि अगर ये कीलें लटक रही हैं तो कैसी कैसी हो सकती हैं, कैल्साइट मिनरल है इनके अंदर, लेकिन ये कैसी कैसी प्रकार की हो सकती हैं, या तो लाइमस्टोन या डोलोमाइट या जिप्सम। ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट जो होते हैं जब वो सीलिंग से लटक रहे होते हैं, ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं फ्लोर सीलिंग से, छत से, दे आर नोन एज स्टेलेक्टाइट। व्हेन द कैल्साइट डिपॉजिट्स राइज अपवर्ड लाइक अ पिलर, नीचे से जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, दे आर नोन एज स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेग्माइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ऊपर वाला तो समझ में आ गया कि ये फॉर्म हो गए, वो कैसे, ये नीचे वाले कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर तक कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली कोई ऊपर तक ऐसा नहीं जा रहे हैं, यहाँ पानी भरा हुआ था, वो भी पानी सूखते सूखते, और ये चट्टानें थी पूरी जो भर रहा था, ऊपर से टूट टूट के गिर रहा था, वो पानी भरते भरते जब सूखता सूखता वो सूख गया, तो जो नीचे डिपोजिशन जो था, जो कि ऊपर से टपक टपक कर जो आया था, लाइमस्टोन, डिजोल्व लाइमस्टोन की फॉर्म में, डिजोल्व डोलोमाइट की फॉर्म में, डिजोल्व जिप्सम की फॉर्म में, वो बन गया इस तरीके से ये पत्थर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। समटाइम्स स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स मीट टुगेदर टू फॉर्म कॉलम्स या फिर पिलर्स। मैंने बताया ना आपको, एक सिंगल पूरा एक वो होता है। इसको देखो, बन गया पिलर। इसको देखो, पिलर पिलर पिलर, टच करना चाहिए सीलिंग और जमीन। ये देखो, है पिलर, ये रहा पिलर, ये रहा पिलर। समझ में आया अच्छे से। फिर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर एक लार्ज लैंड मास होता है आइस का, डेट मूव स्लोली ओवर द लैंड फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ एक्यूमुलेशन। ग्लेशियर के नीचे यानी कि क्या देखने को मिलता है आपको, किसी ना किसी प्रकार की सॉइल, जमीन, है ना। इसको हम लोग रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं, 6th क्लास में हमने देखा था इसको, डेफिनेशन इसकी। जहां पर ये सारी की सारी बर्फ इकट्ठी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्नोफील्ड। अगर ये जो रिवर ऑफ आइस है और जहां पर ये स्नोफील्ड एक्यूमुलेट हो रही है, ये एक हाइट पर है जहां पर देयर इज परमानेंट स्नो, वो बर्फ कभी गायब ही नहीं होती है, वो बर्फ के ऊपर बर्फ के ऊपर बर्फ के ऊपर भिजते भिजते ये लेयर है, और वो हायर एल्टीट्यूड में लोकेटेड है, लाइक इन हिल्स और इन माउंटेन्स। हायर लैटिट्यूड या हायर एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, तब आप उसको बोलते हैं स्नो लाइन। कह रहा है हायर द लैटिट्यूड लोअर द स्नो लाइन फ्रॉम द सी लेवल। मुझे पहले ये बताओ आप लोग, यहां पर एक
डिजास्टर हो सकता है कभी कभार बर्फीले इलाकों में। वो क्या होता है? एवलांच। जब आप पहाड़ पे खड़े होकर चिल्लाते हो, है ना? पता है आपको ये वाली बात, जब चिल्लाने से भी एवलांच आ सकता है ना? ओहो हो वाली बात याद है? पहाड़ पे खड़े होकर अगर आज में तुम चिल्लाओ जोर की, और बर्फ का सिर्फ एक इतना सा हिस्सा रंबल टंबल करते हुए अगर नीचे जा रहा है, वो बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है। जो स्नो लाइन है एल्प्स की, एल्प्स कहां पर है माउंटेन? नहीं नहीं, मतलब कॉन्टिनेंट, यूरोप, है ना? एंड दे फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरेशिया। Alp snow line of Alps is 2700 meters, whereas the snow line of Greenland is just 600 meters. हाँ, ये देखो, ये है ग्लेशियर, ये नीचे है इसके सॉइल, ये देखो यहाँ पर ढका हुआ है। एक स्नो कवर्ड माउंटेन हायर लैटिट्यूड पे लोकेटेड। स्नो लाइन मतलब किस रेंज तक है वो, और किस हाइट तक है ऊपर तक। अब आप एक इन आइटम सुनो। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्नो इनटू ग्रेनुलर आइस इज कॉल्ड एज फिन या नीफ, एंड फाइनली इट बिकम्स अ सॉलिड ग्लेशियल आइस। जब एक बर्फ छोटे छोटे दानों में, टुकड़ों में, तो बर्फ के दानों में, बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो रही है, उसको आप लोग कहते हो फिन या फिर नीफ, एंड फाइनली इट बिकम्स अ सॉलिड ग्लेशियल आइस। ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसको स्नोफॉल की तरह वैसे आप मानो। आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसका डायग्राम कहीं दे दो, देखा था मैंने। ये इस तरह की ग्रेनुलर आइस। अरे कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, वो चुस्की वाला बर्फ़ का गोला नहीं निकालता जब आप उसके टाइम पे फिर बर्फ़ को पकड़ो तो वो हाथों में आके घुल जाएगी। आप उसको किसी को उठा के भी मांग रहे हो तो किसी को अच्छी फीलिंग ही आएगी, उसका सर तो नहीं फटेगा। लेकिन जो वो एक्चुअली बर्फ़ का, जब वो बर्फ़ होल्ड करके रखता है, वो किसी के खोपड़ी में खिंचाकर मारो, बेहोश हो जाएगा पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की बर्फ़ होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखना अब मैं इसको क्या लिखूँ। जैसे आप ये देखो, जो ये आप आइस को चलो क्रश करके देखो, ठीक है, ये क्रश्ड आइस है मान लो, ठीक है। ये हैं ग्रेनुलर इसके छोटे छोटे टुकड़े। आप इसको जोड़ के एक इसका एक गट्ठा बना दो, ठीक है, जोड़ दो उसको, इसका एक गट्ठा बना दो पूरा का पूरा। आपने इसको मतलब क्रश करा था, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करा, आप उसको किसी ग्लास या किसी बोल में भर दो लाइक दिस।
दोबारा फ्रीजर में रख दो, ये इंटैक्ट होकर सारी चिपक कर फिर एक ही बर्फ़ की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगी? बताना ज़रा, आप समझ गए? जो कभी कभार हल्की फुल्की मान लो किसी रीजन में स्नोफॉल हुई, समझो ये होता क्यों है, ये क्या समझा रहा है आपको, ये एक साइकिल समझा रहा है आपको। किसी भी रीजन में हल्की फुल्की एक स्नोफॉल हुई, अब उससे बर्फ़ के कुछ पार्टिकल्स एक रीजन में गिरे, ग्रेन्यूल्स गिरे, कुछ टाइम के बाद उस रीजन की सर्दी की वजह से ये कॉम्पैक्ट होकर प्रॉपर तरीके से एक बर्फ का गोला ही बन जाता है। और ऐसा ग्लेशियल रीजन्स में होता है, वहाँ प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में ही होगी ना जनरली, कोल्ड रीजन्स में, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में। अब स्नोफॉल ऐसा तो है नहीं कि अगर आप स्नोफॉल के नीचे स्नोफॉल हो रही हो, अगर आप वहाँ पर खड़े हुए हो आसमान के नीचे, तो आप जम जाओगे, पूरी की पूरी बर्फ आपके ऊपर ही गिरनी है। वो तो एक बहुत लाइट होती है ना, बिल्कुल कॉटन की तरह स्नोफॉल। आप सारी जितनी स्नोफॉल एक रीजन में हुई है उसको इकट्ठा कर करके ऐसे ग्लास में भर दो, इसको ले लो, और ज़्यादा और फाइन पार्टिकल्स हो, और जमा कर रख दो ऐसे बॉल या किसी चीज़ में, वो एक कॉम्पैक्ट आइस फॉर्म नहीं बन जाएगा पूरा का पूरा? बताओ, जम जाएगा सारा के सारा के नहीं? कुछ घंटों बाद फ्रीजर में आपको ऐसा लगेगा मयूर, वो है ना, ये बता रहा हूं आपको। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।